इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 25 MCQ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर उस पिछले वाले वीडियो में हुआ था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? मतलब किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये हुआ था सी, 1935 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियाँ उस समय गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, इस समय हमारे भारत में अवशेष शक्तियाँ संघ सरकार के पास है, यानी कि केंद्र के पास है। जबकि उस समय 1947 के पहले अवशेष शक्तियाँ भारतीय शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? मतलब किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात कही गई थी? तो ये था 1935 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था? मतलब किस अधिनियम के तहत एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये हुआ था 1935 में। 1935 पर काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पूछता है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो इस नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? कह रहा है कि 1935 से संबंधित कौन नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, क्या 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसी बातें कही गई थी कि देश के लिए एक लिखित संविधान होगा? ऐसा नहीं कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था, मतलब ये गलत है। तो यही पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यही सही होगा। नीचे देख लेते हैं, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तो सही है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। समवाचित का मतलब होता है नॉमिनेट, मतलब इसका दूसरा हिंदी होता है मनोनयन। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, तो वहीं इसका मतलब है समवाचित। अगला प्रश्न है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? ये बताना है हमें कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये तो बात बिल्कुल सही है। नीचे पढ़ते हैं, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ऐसा भी नहीं हुआ था, यानी कि ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? यानी कि आजकल जो वर्मा देश है ना, म्यांमार जिसको बोलते हैं हम लोग, म्यांमार किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? ये हुआ था 1935, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्री में, शायद यूपी पीसीएस से बिहार पीसीएस किसी में पूछा है। तो ये हो गया स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम रखा था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। रांची में रखा था, रांची वही झारखंड की राजधानी रांची। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? मतलब ये कह रहा है, नीचे 4 पर्सनालिटी का नाम दिया है, ये कह रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा का एक तरह से विचार दिया था कि ऐसा होना चाहिए। तो ये दिए थे एम.एन. रॉय। अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर देखते हैं, साइमन कमीशन तो 1927 में आई थी, इसके द्वारा ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें भी नहीं कहा गया था। क्रिप्स मिशन
हाँ, क्रिप्स मिशन में ऐसा पहली बार कहा गया था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के द्वारा तो हमारे संविधान का गठन हुआ था, ये बात सही है, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। लेकिन सबसे पहले संविधान सभा का एक तरह से प्रस्ताव जो दिया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। कह रहा है कि हमारे संविधान में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए थे वो कितने कितने जनसंख्या पर एक सदस्य थे। ठीक है, जैसे कि आज वर्तमान में हमारे देश में जो चुनाव होता है वो देखा जाता है कि एक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक सीट होगी, बिल्कुल वैसे ही था तब भी जब संविधान का निर्माण हुआ था। तब वो हुआ था 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि भेजा गया था संविधान सभा में। इसका ऑप्शन होगा बी 10 लाख। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नीचे 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए, स्टैफर्ड क्रिप्स ये तो इसके अध्यक्ष थे, मतलब कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भी इसके सदस्य थे। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे, यानी कि ये सही होगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गलत है। क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्ताव दिया गया था संविधान सभा बनाने का, लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन इसके द्वारा नहीं किया गया था। तीसरा है कैबिनेट, ये गलत है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, हाँ ये सही है, क्योंकि इसके माध्यम से मतलब कैबिनेट मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से संविधान सभा गठित हुई थी। चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। ये कह रहा है कि नीचे 4 कथन दिए जा रहे हैं, उसमें से कौन गलत है। जूम करना पड़ रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। पहला है, समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक ढांचे पर ही संचालित होती है। ये तो सही है, पर आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तानाशाही व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति अथवा कभी कभी किसी एक ही गुट के हाथ में होती है, तो ये भी सही है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है, यानी कि पहला सही है दूसरा सही है। गलत हमें खोजना है, तो देखते हैं आगे क्या है। धर्मतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की वैधता धार्मिक ग्रंथों पर टिकी होती है। ये तो सही है, यानी कि ये भी गलत नहीं है। चौथा है, राजतंत्र संविधानवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। नहीं, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है, यानी कि ये वाला गलत है। तो असत्य पूछा है, तो असत्य यही होगा, यानी कि विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथन है, फिर उसके बाद 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन से सही है। पहला, संविधानवाद पर आधारित शासन को ही आमतौर पर विधि का शासन भी कहा जाता है। ये तो सही है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। दूसरा है, कुलीन तंत्र में सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुलीन तंत्र में सामाजिक परंपराओं के आधार पर उच्च कुल के लोग राज्य की सत्ता अपने वर्ग तक सीमित कर लेते हैं। ये भी सही है, यानी कि दोनों इसमें सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी विचार करना है। 2 कथन है, आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं। बिल्कुल सही। संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। हाँ, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों सही है, तो इसका होगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र को आलोचनावश भीड़ तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, शायद प्रिंटिंग में या फिर टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। यहाँ ये नहीं रहेगा,
ये रहेगा भारतीय लोकतंत्र को आलोचनावश भीड़ तंत्र क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है इसमें। अधिकांश जनता के गरीब व अनपढ़ होने के कारण सत्ता की प्रतिस्पर्धा वस्तुतः 2-3 छोटे छोटे गुटों के बीच हुई ही होती है, इसीलिए इसको भीड़ तंत्र कहा जाता है। ऐसा नहीं है भाई कोई जनता गरीब है तो उसको इसलिए थोड़ी कहेंगे कि भीड़ तंत्र है वहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा है भारतीय शासन व्यवस्था में वंशवाद की लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण तो पाए जाते हैं लेकिन ये भीड़ तंत्र का एग्जाम्पल नहीं है। हमारे देश की जनता का मतदान व्यवहार प्रायः पारंपरिक मान्यताओं तथा भावनाओं के उभार के अनुरूप संचालित होती है। ये सही है, क्योंकि जब जनता भावनाओं में बह कर किसी को निर्वाचित करती है तो उसी को तो कहते हैं ना भीड़ तंत्र। चौथा है चुनाव प्रचार में धार्मिक नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है और आमतौर पर सरकारें भी धार्मिक भावनाओं वाले मुद्दों पर कठोर निर्णय लेने से बचती हैं। सही तो है, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ तंत्र का हमें एग्जाम्पल देना है वो सी होगा। सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफी कम दृष्टिगोचर होते हैं। एकदम यूपीएससी जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे आईएएस प्री में आता है, बिल्कुल वैसे ही है। सरकार पर विपक्ष और जनमत का दबाव होता है। प्रश्न कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफी कम दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा क्या कारण है बताना है। सरकार पर विपक्ष और जनमत का दबाव होता है। दूसरा, जनता को मूल अधिकार तथा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में निरंकुश तंत्र के लक्षण काफ़ी कम दृष्टिगोचर होते हैं। सरकार पर विपक्ष का जनमत का दबाव होता है और जनता को मूल अधिकार तथा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये दोनों सही है, क्योंकि सरकार पर विपक्ष का या जनता का दबाव होता है, इसीलिए वो निरंकुश तरीके से काम नहीं कर पाती है। दूसरी बात कि सरकार पर मतलब दूसरा जो ऑप्शन है, जनता को मूल अधिकार तथा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है कि सरकार मूल अधिकार के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा कदम उठाएगी तो न्यायपालिका उसको खारिज कर देगी। तो ये भी एक तरह से सरकार के निरंकुशता से बचाता है, मतलब सरकार निरंकुश ना हो इसके लिए वो काम करता है। अगला प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। यानी कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके उपसभापति कौन थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। दमदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है कथन और कारण। ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, मतलब होनी थी। ये कह रहा है कि जो वेबल योजना आई थी उसमें जो प्रावधान थे उसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम और हिंदू सदस्यों की संख्या जो रहेगी वो समान रहेगी। तो ये तो बिल्कुल सही है। कथन देखते हैं। कथन आर कह रहा है वेबल पर विचार था, मतलब वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत का बंटवारा बच जाता। मतलब ये कह रहा है कि वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भारत का बंटवारा बच जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कथन गलत है, कारण बस सही है। सॉरी, कथन सही है, कारण गलत। अच्छा, यहाँ कथन और कारण होना चाहिए, यहाँ कारण होना चाहिए, कथन नहीं। कथन ए सही है, कारण आर गलत है। नीचे क्या कह रहा है, कथन और कारण दोनों सही है, ये तो गलत है, ऐसे नहीं होगा। कथन और कारण दोनों सही है, ये भी गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है, ये सही होगा। कथन सही है, कारण गलत है। तो इसमें सी होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। हमें सही बताना है, ठीक है।
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऐसा था। तो हाँ, इसमें दूसरा विकल्प है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था भाई, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला तो सही है ही, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो बहुदलीय संरचना थी, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो बिल्कुल सही है। संविधान सभा में कई समितियाँ थी जिनका कार्य अलग अलग था, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये तो बिल्कुल ही सही है। कौन सा कथन गलत है? तो पहला तो सही है, पहला होगा नहीं। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है, यानी कि ये भी गलत नहीं है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, यार ऐसा नहीं था, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था भाई, ये गलत है, यानी कि यही सही होगा, जो गलत है वही सही है ना, यहाँ पर पूछा है कौन गलत है। चौथा पढ़ लेते हैं, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के माध्यम से 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 49 नंबर है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को उसके बाद बताना है हमें आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। नहीं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित क्यों किया जाएगा भाई, हमारे संविधान सभा द्वारा नामित किया जाएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। हाँ, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 50 नंबर है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य उन लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बताना हमें कौन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये भी पहला जो अभी पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा प्रारूप इसका अलग है, बस सी होगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही सही है। तो इसमें 50 ही रहेगा, अगले वाले में फिर 25 रहेगा। ये एक तरह से मॉक टेस्ट का सीरीज है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा, और नहीं तो PDF में इसका आंसर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन। अगर आपको आंसर देखना है तो फिर या तो वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं आंसर डाल दूंगा कुछ दिन बाद उसमें, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं।